दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यदि आप अपनी LIC एजेंसी में सफलता पाना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी पॉलिसी को सेल करते हैं तो फिर आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि यदि इस पॉलिसी में क्लेम आ जाता है तो मैं इस क्लेम का भुगतान आसानी से करा लूंगा। और जब किसी पॉलिसी में क्लेम की बात आती है तो उस समय जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसका महत्व बढ़ जाता है। जब आप किसी पॉलिसी को सेल करने जाते हैं तो प्रपोजल फॉर्म में आपने जो भी जानकारी दी हुई है उसको सही मानकर LIC पॉलिसी को जारी कर देती है। लेकिन जब किसी पॉलिसी में क्लेम आ जाता है उस समय यह जो प्रपोजल फॉर्म आपने भरा हुआ है LIC इस प्रपोजल फॉर्म के आधार पर ही क्लेम की इंक्वायरी करती है। तो यदि आप LIC जैसे व्यवसाय में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो फिर प्रपोजल फॉर्म के विषय में डिटेल जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। और आपके इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमने अपने YouTube चैनल पर प्रपोजल फॉर्म की जानकारी देने वाली जो वीडियो पोस्ट की हुई है उसमें मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है इसमें फॉर्म संख्या 340 के विषय में जानकारी दी जा रही है और यह वीडियो फॉर्म संख्या 340 का पहला पार्ट है। इस वीडियो में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो चलिए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब दोस्तों, आपको अपने स्क्रीन पर LIC का जो फॉर्म संख्या 340 है इसका पहला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि फॉर्म के विषय में जानकारी देना शुरू किया जाए उससे पहले कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आप फॉर्म को भरेंगे तो दो शब्दों का बार बार प्रयोग मिलेगा। एक शब्द होता है प्रस्तावक और दूसरा शब्द होता है प्रस्तावित व्यक्ति या प्रस्तावित जीवन। इन दोनों का मतलब क्या है? यदि आप पुराने अभिकर्ता हैं या लंबे समय से आप काम कर रहे हैं तो मुझे भरोसा है कि आपको इसकी जानकारी होगी। देखिए, होता क्या है कि जब आप जाते हैं फील्ड में किसी व्यक्ति का बीमा करने के लिए तो जिस व्यक्ति के जीवन पर बीमा हो रहा है उसको प्रस्तावित व्यक्ति कहा जाता है या प्रस्तावित जीवन कहा जाता है। और जो व्यक्ति पॉलिसी की प्रीमियम जमा करता है उसको प्रस्तावक कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। अमूमन फील्ड में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जब आप फील्ड में जाते हैं किसी व्यक्ति से बीमे की बात करते हैं और वह कहता है कि आप मेरे जीवन पर बीमा कर दीजिए और उसकी अपनी सेल्फ इनकम होती है, तो ऐसी कंडीशन में प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति यह दोनों ही एक व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन जब कोई यह कहता है कि आप मेरे जीवन साथी का या फिर आप मेरे बच्चे का बीमा कर दीजिए या फिर आप मेरे बेटी का बीमा कर दीजिए, तो वहां पर वह जो व्यक्ति प्रीमियम जमा करने के लिए तैयार है उसको प्रस्तावक कहा जाएगा और जिस व्यक्ति का बीमा हो रहा है उसको प्रस्तावित जीवन या प्रस्तावित व्यक्ति कहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके विषय में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात आती है कि यह जो फॉर्म संख्या 340 है इसको भरा किसके लिए जाएगा। दोस्तों, जो पुराना फॉर्म संख्या 340 था उसको बच्चों के जीवन पर भरा जाता था। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि यह जो फॉर्म संख्या 340 है, नया वाला जो फॉर्म संख्या 340 है, इसको बच्चों के जीवन पर नहीं भरेंगे। यह फॉर्म भी ऐसे जीवन पर जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है उसके लिए यह फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अब आपके मन में यह कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई फॉर्म संख्या 300 है तो 340 की क्या जरूरत है। देखिए, फील्ड में आप जब जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी सेल्फ इनकम नहीं होती। जैसे में बहुत सारी महिलाएं जो कि हाउस वाइफ हैं, उनका पति उनकी प्रीमियम जमा करता है। अब उनकी अवस्था 18 साल से ऊपर है तो उसके लिए फॉर्म संख्या 340 उपयोग किया जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे बच्चे की अवस्था है 18 साल से ऊपर हो चुकी है लेकिन वह जॉब नहीं करता, वो फिलहाल में एजुकेशन कर रहा है, उसकी प्रीमियम भी उसकी माँ या उसके बाप जमा करते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्म संख्या 340 का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए, यदि यहाँ पर आप तीसरी लाइन में ध्यान देंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह अवयस्क के जीवन पर यह फॉर्म नहीं भरा जाना चाहिए। यानी बच्चों के लिए जिसकी अवस्था 18 साल या उससे कम है उसके लिए इस फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, जिसके जीवन पर बीमा किया जा रहा है यानी जो आपका भविष्य में पॉलिसी होल्डर होगा उसकी फोटो आपको यहाँ पर लगानी होती है। फोटो लगा देने के बाद सबसे पहले आपको अपना मंडल लिखना होता है। अब दोस्तों, फॉर्म संख्या 340 को भरने के लिए जितनी भी वीडियो आपको मिलेगी इसमें जो भी डेटा आपको दिए जाएंगे वह सारे के सारे डेटा डमी डेटा होंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि फॉर्म की पूरी जानकारी आपको हो जाए, फॉर्म को कैसे भरा जाता है वह आपको जानकारी हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम अपने मंडल का नाम डाल देते हैं। हमारी मंडल वाराणसी है, यानी हमारी जो डिवीजन ऑफिस है वह वाराणसी है, वह हम यहाँ लिख देते हैं। आपकी जो डिवीजन ऑफिस होगी उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच ऑफिस नोट करनी होती है।
तो चलिए हम यहाँ पर अपना ब्रांच डाल देते हैं CBO2। अब दोस्तों यदि आप आगे ध्यान देंगे तो यहाँ 6 तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। आइए बारी बारी से इसको समझ लेते हैं कि यह 6 तरह के इंस्ट्रक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में LIC यह कहती है कि यदि आप इस फॉर्म को अंग्रेजी में भर रहे हैं तो अंग्रेजी में भरने के लिए कैपिटल लेटर का उपयोग करें। वैसे इस फॉर्म को हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी दूसरी भाषा में भी भरा जा सकता है, लेकिन यदि आप इंग्लिश में भरते हैं तो आप कैपिटल लेटर का उपयोग करें। खास तौर से वह जानकारी जो कि पॉलिसी बांड में अंकित होती है, दर्ज होती है, उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद यह जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है, LIC कहती है कि यह जो फॉर्म है 4 भागों में बटा हुआ है। फॉर्म के पहले हिस्से में प्रस्तावक और प्रस्तावित जीवन का विवरण आपसे मांगा जाएगा। फॉर्म के दूसरे भाग में जो बीमा आप ग्राहक को दे रहे हैं उस बीमे के विषय में जानकारी मांगी जाएगी। फॉर्म के तीसरे हिस्से में जिस व्यक्ति का आप बीमा कर रहे हैं उसका और उसके परिवार की हिस्ट्री, स्वास्थ्य की स्थिति, उनकी आदत, इसके विषय में जानकारी ली जाएगी। फॉर्म के चौथे और आखिरी हिस्से में प्रस्तावक को और प्रस्तावित व्यक्ति को दोनों को ही कुछ घोषणाएं करनी होंगी, जिसको कि हम बारी बारी से समझेंगे। तीसरा इंस्ट्रक्शन LIC क्या दे रही है? तीसरे इंस्ट्रक्शन में LIC कहती है कि जब भी आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके उत्तर में जो भी जानकारी आपको देनी है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिए। यानी कि कल की डेट में यदि किसी भी तरह का क्लेम पैदा होता है तो उस समय आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमने फॉर्म को नहीं पढ़ा था और हमने सिग्नेचर कर दिया है, ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों चौथे इंस्ट्रक्शन में LIC कहती है कि इस फॉर्म में एक अभिकर्ता को, प्रस्तावक को और प्रस्तावित व्यक्ति को, या फिर यदि कोई घोषणा करने वाला व्यक्ति है तो उसको, इन सभी लोगों को कई जगह सिग्नेचर करने की आवश्यकता पड़ती है। कई पेज तो आपको ऐसे मिलेंगे कि एक ही पेज पर 2 या 3 बार सिग्नेचर करना पड़ सकता है। LIC का कहना यह है कि जहां भी सिग्नेचर मांगा जाता है संबंधित व्यक्ति को वहां सिग्नेचर करना चाहिए। अब चलते हैं 5वें इंस्ट्रक्शन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर 5वें इंस्ट्रक्शन में LIC कहती है कि यदि आपका जो ग्राहक है वह अंगूठा निशान लगाता है या फिर जिस भाषा में फॉर्म भरा जा रहा है उस भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा में हस्ताक्षर करता है तो फिर इस फॉर्म को भरते समय आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जिसका कि LIC से कोई संबंध न हो। यानी LIC का विकास अधिकारी नहीं होना चाहिए, LIC का अभिकर्ता नहीं होना चाहिए और उसे इस फॉर्म को जिस भाषा में भरा जा रहा है उस भाषा की पूरी जानकारी हो। और जब यह फॉर्म भर लिया जाएगा तो उस व्यक्ति के द्वारा इस फॉर्म में सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। अब यह डिटेल कहाँ आएगी, जब हम फॉर्म को भरेंगे तो उसको आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए अब चलते हैं 6वें इंस्ट्रक्शन की ओर। 6वें इंस्ट्रक्शन में LIC कहती है कि इस फॉर्म में आप जो भी उत्तर देते हैं वह उत्तर साफ साफ लिखा होना चाहिए और उत्तर ऐसा लिखा हो कि जो आसानी से पढ़ा जा सके। इस फॉर्म को भरते समय कई जगह पर ऐसी आवश्यकता होगी कि जहाँ पर हाँ और नहीं लिखा जाएगा। जहाँ पर हाँ और नहीं लिखा जाना है वहाँ पर अगर आप हिंदी में फॉर्म भर रहे हैं तो हाँ और नहीं लिखें, या फिर अगर अंग्रेजी में भर रहे हैं तो यस और नो लिखें। मतलब किसी तरह का डॉट, डैश, इस तरह का आपको मार्क लगाकर काम नहीं करना है। अच्छा, यदि आप फॉर्म में कहीं कोई गलती कर देते हैं तो जहां गलती होती है वहां पर प्रस्तावक के द्वारा बगल में सिग्नेचर किया जाना चाहिए। उसको ब्लेड से या फिर व्हाइटनर लगा के या भी किसी भी तरह से उस अक्षर को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। उसको साफ साफ कट कीजिए, उसके बगल में सही उत्तर लिखिए और वहां पर जो प्रस्तावक है उसका सिग्नेचर करा दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से कुल 6 तरह के इंस्ट्रक्शन है इस फॉर्म को भरने के लिए और जब आप इस फॉर्म को भरते हैं तो इन 6 इंस्ट्रक्शन का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह आपके एजेंसी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यह जो फॉर्म का हिस्सा है इसको LIC के एजेंट के द्वारा भरा जाता है। अब यहाँ जो यह पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर LIC एजेंट को चाहिए कि यदि वह विकास अधिकारी से जुड़ा हुआ है तो अपने विकास अधिकारी का कोड नंबर और उनका मोबाइल नंबर लिखे। यदि आप CLIA से जुड़े हैं तो आप अपने CLIA का कोड नंबर और अपने CLIA का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में विकास अधिकारी का कोड और विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर नोट कर देते हैं। अब यह जो दूसरा ऑप्शन है इसमें LIC एजेंट को अपना एजेंसी कोड, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है एजेंसी कोड। चूंकि जगह बहुत ज्यादा कम है तो यदि आप और कुछ नहीं लिख पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंसी कोड यहाँ पर जरूर दर्ज कर दें। तो चलिए हम यहाँ पर अपना
एजेंसी कोड और मोबाइल नंबर लिख देते हैं। अब तीसरे ऑप्शन में LIC जानना चाहती है आपका लाइसेंस नंबर। तो दोस्तों जब आपने IRDA का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको IRDA से एक लाइसेंस मिला होगा, उस पर जो लाइसेंस नंबर होता है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो चलिए हमने लाइसेंस नंबर नोट कर दिया। इसके बाद समापन की तिथि यानी डेट ऑफ एक्सपायरी, आपकी लाइसेंस किस डेट में एक्सपायर हो रही है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो इस ऑप्शन को मैं छोड़ देता हूँ, यदि आप चाहें तो इसको भर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों चलिए चलते हैं फॉर्म के निचले हिस्से में। अब यह जो अगला ऑप्शन है यह केवल कार्यालय उपयोग के लिए है, लेकिन यदि आप जो बीमा कर रहे हैं या BOC के माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ पर BOC नंबर, जितना पैसा BOC में जमा किया है वह अमाउंट और जिस डेट में BOC कटी हुई है, यह 3 चीजों को आपको यहाँ पर नोट करना होता है। जब आप इतना चीज कंप्लीट कर चुके होते हैं तो अब बारी आती है फॉर्म को भरने की। अब यहाँ से शुरुआत होती है सेक्शन 1 की। तो पहले सेक्शन में आपको प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति का पूरा डिटेल देना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो यह जो पहला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जब तक यह खंड समाप्त नहीं होता है तब तक इस पहले हिस्से में प्रस्तावक की डिटेल दी जाएगी और ठीक राइट साइड में जिस व्यक्ति का आप बीमा कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो चलिए हम बारी बारी से इस डिटेल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर प्रस्तावक का नाम डाल देते हैं सूरज सिंह पटेल और इसके बाद प्रस्तावित व्यक्ति का नाम डाल देते हैं, यानी सूरज सिंह पटेल जो कि एक पिता है वह अपने बच्चे विनोद पटेल का बीमा कर रहे हैं। तो हमने इस तरह से प्रस्तावक में सूरज सिंह पटेल लिख दिया और प्रस्तावित व्यक्ति में विनोद पटेल लिख दिया। अब दूसरे ऑप्शन में पिता का पूरा नाम मांगा जाता है, तो सबसे पहले हम प्रस्तावक के पिता का पूरा नाम डालते हैं, यानी सूरज सिंह पटेल के पिता का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो सूरज सिंह पटेल के पिता का नाम ब्रिजभूषण पटेल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और विनोद पटेल के पिता का नाम क्या हो जाएगा? सूरज सिंह पटेल, तो हमने इसको लिख दिया। इसके बाद तीसरे ऑप्शन में माँ का नाम पूछा जाता है। सबसे पहले सूरज सिंह पटेल की माँ का नाम लिखा जाएगा, तो हमने यहाँ पर रचना पटेल लिख दिया है। इसके बाद विनोद पटेल की माँ का नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया गया सुधा पटेल। अब इसके बाद LIC इस फॉर्म में जेंडर पूछती है, तो सबसे पहले हम प्रस्तावक का जेंडर लिखते हैं। सूरज सिंह पटेल पुरुष हैं तो हम पुरुष लिख देते हैं और विनोद पटेल भी पुरुष हैं तो हम यहाँ पर पुरुष लिख देते हैं। अब 5वें क्वेश्चन में वैवाहिक स्थिति लिखनी है, तो सूरज सिंह पटेल में विवाहित लिख देते हैं। क्योंकि विनोद पटेल की अभी शादी नहीं हुई है तो हम इसको अविवाहित लिख देते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको जीवन साथी का नाम लिखना है, तो सबसे पहले सूरज सिंह पटेल के जीवन साथी का नाम लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया सुधा पटेल। अब इसके बाद विनोद पटेल के जीवन साथी का नाम हमको नोट करना है, तो हमने लिख दिया लागू नहीं। अब चूंकि यहाँ पर कंडीशन यह है कि विनोद पटेल की अभी शादी नहीं हुई है, लगभग उम्र 20 साल की है और यह बंदा अभी पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर लागू नहीं। अब 7वें क्वेश्चन में जन्मतिथि मांगी जा रही है, तो सबसे पहले आपको प्रस्तावक की जन्मतिथि देनी है। तो चलिए हमने प्रस्तावक की जन्मतिथि लिख दी 15/7/1980। ठीक इसी तरह से प्रस्तावित व्यक्ति यानी विनोद पटेल की जन्मतिथि लिखनी है, तो हमने लिख दिया 18/11/2000। अब दोस्तों आपका जो प्रस्तावक है या प्रस्तावित व्यक्ति है वह अपनी एज प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, यानी जो डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है एज वेल एज वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको नोट करना चाहिए। अब बारी आती है आयु की यानी एज की। अब दोस्तों यहाँ पर एज भरते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो बीमा आप सेल कर रहे हैं यानी जो पॉलिसी आप ग्राहक को दे रहे हैं वह पॉलिसी नियर बर्थ डेट मांगती है कि लास्ट बर्थ डेट मांगती है। तो यदि वह पॉलिसी नियर बर्थ डेट मांगती है तो नियर बर्थ डेट के आधार पर कैलकुलेशन करके आपको उम्र यहाँ पर लिखनी चाहिए, और यदि लास्ट बर्थ डेट मांगती है तो लास्ट बर्थ डेट के आधार पर कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। यदि आप पुराने अभिकर्ता हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि नियर बर्थ डेट और लास्ट बर्थ डेट क्या होती है, लेकिन यदि आप एक नए अभिकर्ता हैं तो यह कैलकुलेशन करना आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हो सकता है। तो यदि आपको नहीं पता है कि नियर बर्थ डेट और लास्ट बर्थ डेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर यह वीडियो एक पड़ी हुई है जिसमें नियर बर्थ डेट और लास्ट बर्थ डेट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसकी जानकारी दी गई है। तो यदि आप इस जानकारी को पाना चाहते हैं तो बर्थडे कैलकुलेशन बाय रितेश LIC एडवाइजर लिखकर आप YouTube पर सर्च कीजिएगा, आपको यह वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके उम्र नोट कर देते हैं। सबसे पहले प्रस्तावक की उम्र लगभग 40 साल हो गई और प्रस्तावित जो जीवन है उसकी उम्र 20 साल की हो गई। अब 9वें क्वेश्चन में LIC जन्म स्थान और शहर पूछ रही है, तो सबसे पहले प्रस्तावक का जन्म स्थान और शहर नोट करना है। तो हमने प्रस्तावक से पूछ लिया, प्रस्तावक का कहना था कि उनका जो जन्म है रेणुकूट में हुआ था, तो हमने नोट कर दिया रेणुकूट सोनभद्र
उत्तर प्रदेश। प्रस्तावित जो व्यक्ति है यानी विनोद पटेल का जन्म भी उनके अस्थायी निवास पर हुआ है रेणुकूट में, तो हमने उनकी डिटेल भी यहाँ पर डाल दी, रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने प्रस्तावक से उसकी डिटेल पूछकर डाल देनी चाहिए। अब इसके बाद 10वें क्वेश्चन में LIC जानना चाहती है कि जो आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाली है उसके लिए जो आपका ग्राहक है वह कौन सा सर्टिफिकेट दे रहा है। तो हमारे केस में प्रस्तावक ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है जिसमें कि उसकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ड्राइविंग लाइसेंस। और जो बच्चे का बीमा हुआ है उसके लिए स्कूल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्कूल सर्टिफिकेट। तो जब आप इतने ऑप्शन को भर लेते हैं, इसके बाद आपका जो पेज संख्या 1 है वह पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं फॉर्म संख्या 340 के पेज नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों इस समय आपको अपने स्क्रीन पर LIC का फॉर्म संख्या 340 पेज नंबर 2 दिखाई दे रहा है। इस पेज में सबसे पहले 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें कि LIC नेशनलिटी जानना चाहती है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रस्तावक के कॉलम में भारतीय लिख देते हैं और फिर प्रस्तावित व्यक्ति के भी कॉलम में भारतीय लिख देते हैं। इसके बाद आपको अपने ग्राहक की नागरिकता नोट करनी होती है, तो यहाँ भी हमने भारतीय और भारतीय नोट कर दिया है। अब 13वां क्वेश्चन में LIC पूछती है कि जो आपका प्रस्तावक है और जो प्रस्तावित व्यक्ति है उन दोनों के बीच में संबंध क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पिता और पुत्र का। ठीक इसी तरह से आप जब कोई बीमा करने जाएंगे तो जो प्रस्तावक है प्रस्तावित व्यक्ति है उनके बीच में जो संबंध नोट करना होगा आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद 14वें क्वेश्चन में आपको पत्राचार के लिए पता लिखना होगा। अब दोस्तों पते के लिए जो भी प्रमाण पत्र आप ले रहे हैं यानी निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप ग्राहक से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो लेंगे ना, तो जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसमें जो पता लिखा हुआ है वह पता या तो यह 14वें नंबर के क्वेश्चन में होना चाहिए या तो 15वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर में होना चाहिए। यानी कि निवास प्रमाण पत्र में जो पता लिखा हुआ है या तो पत्राचार के पता में नोट होना चाहिए या तो अस्थायी पता में नोट होना ही चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले पत्राचार का पता नोट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने पत्राचार का जो पता था ग्राहक का उसको नोट कर दिया। इसके बाद जो बच्चा है यानी जो विनोद है उसका भी पता हमको अंकित करना है, तो उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसके बाद आपको अपने ग्राहक का परमानेंट एड्रेस नोट करना होता है, तो हम यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिख देते हैं। अब यदि आपका जो ग्राहक है उसके पत्राचार का पता और अस्थायी पता दोनों एक ही है तो फिर यह जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त लिखकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जो आपने ऊपर पता लिखा हुआ है उसी पता को नीचे नोट कर दें। चलिए अब विनोद का भी अस्थायी पता हम नोट कर देते हैं। तो विनोद का भी अस्थायी पता इस समय नोट हो चुका है। अब इसके बाद 16वें क्वेश्चन के उत्तर में आपको आवासीय स्थिति लिखनी होती है। अब यदि आपका जो ग्राहक है भारत में न रहकर कहीं विदेश में रहता है तो उसकी जो आवासीय स्थिति है उसको आपको यहाँ पर नोट करनी होती है। तो चूंकि हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारा जो ग्राहक है या भारतीय निवासी है, तो हम यहाँ पर भारतीय निवासी लिखकर और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर LIC 17वें क्वेश्चन में जानना चाहती है कि यदि आपका ग्राहक भारत में न रहकर कहीं और रहता है तो वह जहाँ पर रहता है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर नोट करना होगा। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लागू नहीं। तो ठीक इसी तरह से यदि आपका ग्राहक भारतीय निवासी है तो आप लागू नहीं लिखकर इस तरह से मार्क लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको फॉर्म में ग्राहक के KYC की डिटेल डालनी होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आपके ग्राहक का आयकर निर्धारित होता है। तो यदि होता है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिख देना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हाँ। अब चूंकि बच्चे के केस में वह उसका इनकम टैक्स दायर नहीं होता है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक जानने वाली बात है, देखिए बहुत सारे अभिकर्ता क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं बड़ा बीमा नहीं कर पाता, सर बड़ा बीमा कैसे करें। तमाम कमेंट हमको मिलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहूंगा कि यदि आप बड़ा बीमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न यह है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वह 8 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, 12 साल का बच्चा हो, क्या उसका आयकर निर्धारण हो सकता है या नहीं हो सकता, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या उस बच्चे का पैन कार्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है, आपको इसकी जानकारी है। यह बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और यह ऐसी बेसिक चीज है कि इन चीजों की जानकारी आपको मार्केट में दूसरे अभिकर्ताओं से अलग कर देगी। निश्चित रूप से यदि किसी बच्चे की उम्र 18 साल या उससे कम भी है तो उसका पैन कार्ड बन सकता है, उसके जीवन पर भी इनकम टैक्स लग सकता है। अब आपके मन में यह कंफ्यूजन होगा कि कैसे, तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसकी आय हो सकती है, कैसे हो सकती है, वह खुद तो काम नहीं कर सकता ना,
लेकिन हो सकता है कि उसको अपने पीढ़ियों से कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली हो जिसके जरिए उस बच्चे को हर महीना या हर साल या कुछ टर्म पर उसको कुछ न कुछ पैसे मिलते हो, तो वह उस बच्चे की इनकम मानी जाएगी। और यदि उसकी इनकम टैक्सेबल है तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यदि एक छोटा बच्चा है तो उसका भी पैन कार्ड बन सकता है और उसके जीवन पर भी टैक्स लग सकता है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। मुझे पता है कि यदि आप छोटे लेवल पर बीमा कर रहे हैं, 10 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए तक का अगर आप बीमा करते हैं तो इन चीजों की जरूरत आपको नहीं पड़ती और न ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि आप बड़े बीमे में मूव करेंगे तो ये जानकारियां आपको अपने ग्राहक को देना होगा। यह जो जानकारियां हैं जब आप अपने कस्टमर को देंगे तो उस कस्टमर को यह एहसास होगा कि यह जो एजेंट है ना, यह नॉर्मल एजेंट नहीं है, इसके पास जानकारी है, इससे जुड़ने में मेरा फायदा है। अब भाई एक चीज सोच कर बताइए ना कि यदि एक बड़ा कस्टमर है तो वह आपसे क्यों जुड़ेगा? अगर आपको यह लगता है कि हम सम एश्योर्ड की बात करेंगे, हम रिस्क कवर की बात करेंगे और उसके जरिए हम बड़ा बीमा सेल कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। जहां आपको बड़ा बीमा करना है, 5 करोड़ 10 करोड़ के बीमे की आप बात करना चाह रहे हैं, वहां पर उसको सजेशन देने के लिए 10 सीए लगे होते हैं। आखिरकार वो व्यक्ति आपसे क्यों जुड़ेगा? तो ये जो छोटी छोटी जानकारी है, ये छोटी छोटी जानकारी आपको रखनी होगी। तो चलिए अब आपके समय को नष्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में LIC आपका पैन नंबर मांगती है। तो सबसे पहले आपको कस्टमर का यहाँ पर पैन नंबर नोट कर देना होता है और यदि प्रस्तावक का पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे। अब चूंकि हमारे केस में जो प्रस्तावित व्यक्ति है यानी जो विनोद जी है, उनका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। अब यहाँ पर यदि आप तीसरे क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो यहाँ पर LIC साफ तौर पर यह कह रही है कि यदि पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड नहीं दिया जा रहा है, पैन कार्ड की बजाय आप दूसरा कोई कार्ड दे रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको नीचे देनी होगी। लेकिन यदि आप आधार कार्ड यहाँ पर लिख रहे हैं तो जो आधार की ID है यानी जो 12 डिजिट का नंबर होता है, उसके सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट आपको लिखने होंगे। चलिए हम इस डिटेल को भर लेते हैं। अब यहाँ पर पहचान पत्र का प्रमाण मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले हम प्रस्तावक के पहचान पत्र के प्रमाण के रूप में लिख देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। अब यदि आपने पैन कार्ड लगाया हुआ है तो आप सीधे पैन कार्ड लिख सकते हैं, लेकिन हम चलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस ही ले लेते हैं। और बच्चे के लिए हम लगा रहे हैं आधार कार्ड, तो हमने लिख दिया आधार कार्ड। अब इसके बाद पहचान पत्र संख्या यानी जो ID नंबर है वो आपको नोट करना है। तो प्रस्तावक के केस में जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है उसको पूरा का पूरा यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर UP 65 लिखने के बाद मैंने क्रॉस किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर नोट करना होगा। लेकिन यदि आप आधार कार्ड का नंबर नोट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर शुरुआत के जो 8 डिजिट हैं इनको इसी तरह से आप क्रॉस लिखें और उसके बाद जो आखिरी के 4 डिजिट हैं उसको ऐसे नोट कर दें। इसके बाद अगले क्वेश्चन में LIC यह कहती है कि जो दस्तावेज आप दे रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है आपको यहाँ पर लिखनी होती है। अब चूंकि हमारे केस में जो प्रस्तावक है वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है और यह जो ड्राइविंग लाइसेंस है 12/5/2030 तक वैलिड है और उसके बाद यह एक्सपायर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12/5/2030। बच्चे के केस में चूंकि आधार कार्ड दिया जा रहा है और आधार कार्ड की एक्सपायरी नहीं होती है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में LIC पूछ रही है कि इस फॉर्म में जो पता दिया गया है उसके लिए प्रमाण पत्र आपने क्या दिया है। तो ग्राहक आपको अपने पते के लिए जो भी प्रमाण पत्र देता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी होती है। तो चलिए हम भी दस्तावेज का नाम लिख देते हैं। प्रस्तावक के केस में ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और प्रस्तावित व्यक्ति के केस में आधार कार्ड हो गया। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन LIC कहती है कि यदि आपका ग्राहक GST के साथ रजिस्टर है तो उसका GST नंबर आपको लिखना होता है। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। इसके बाद यदि आप अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो यहाँ पर LIC CKYC मांगती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वास्तव में आपको GST के विषय में, CKYC के विषय में जानकारी है? MWP एक्ट के विषय में पता है? HUF क्या होता है इसकी जानकारी है? मुझे लगता है कि जब से आपने एजेंसी शुरू की होगी तब से आप फॉर्म में इन चीजों को देखते होंगे और उसके बाद उसको हाँ नहीं करते हुए आप फॉर्म भरते हुए आगे चले जाते होंगे। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसकी क्षमता है कि वह 5 लाख 10 लाख रुपए क्वार्टरली या हाफ ईयरली प्रीमियम दे सकता है, वह आपसे मिल जाता है और आपको उससे बात करना है, उससे अपना रिलेशन डेवलप करना है, अपने आप को ये प्रूफ करना है कि आप दूसरे एजेंटों से अच्छे हैं। कैसे करेंगे? क्या आपके पास कुछ ऐसा है? आपको क्या लगता है, क्या आप पॉलिसी की सिर्फ जानकारी देके अपने आप को बेस्ट साबित कर सकते हैं? तो ऐसे तो तमाम विक्रेता फील्ड में पड़े हुए हैं। आखिरकार वह व्यक्ति आपसे क्यों जुड़ेगा? दोस्तों, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि नहीं मेरे को बड़ा बीमा सेल करना है तो इसके लिए आपको ऐसी जानकारी अपने पास
पास रखनी होगी जिससे कि ऐसे लोगों का भला हो सके, ऐसे लोगों का लाभ हो सके। एक चीज आप मान कर चलिए, तब तक कोई व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा जब तक कि उस व्यक्ति को आप में उसका फायदा ना दिखाई दे। दोस्तों, यह जो जानकारी है ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। अब होता क्या है कि तमाम अभिकर्ता इस चीज को जब देखते हैं ना, तो जीएसटी क्या है वो बार बार नहीं भरे हुए हैं, तो उनको लगता है कि यह जो वीडियो है बस यूं ही पड़ी हुई है। नहीं, छोड़ दो और छोड़ के आगे बढ़ जाओ। लेकिन यदि आप वास्तव में बड़ा बीमा सेल करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि यह जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यह आपकी सोच को, आपके कार्य की शैली को, आपकी बात करने के तरीके को बदल देंगे। यह एक टेक्निकल जानकारी है, यह जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक इसी तरह से MWP एक्ट क्या होता है, रफली जानकारी आपके पास होगी, लेकिन इसके जरिए, इस एक्ट के जरिए आप अपने ग्राहक का, खास तौर से ऐसे ग्राहक का जिसका कि बड़ा बीमा करने की क्षमता है, उसको क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, यह जानकारी इस वीडियो में पड़ी हुई है। ठीक इसी तरह से HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यह भी एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। जब आप इस तरह की जानकारी आप किसी ग्राहक से शेयर करते हैं तो वह आपके महत्व को एक नॉर्मल एजेंट से अलग कर देती है। तो यदि आप वास्तव में बड़ा बीमा करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि इस तरह की जानकारी को आपके पास होना जरूरी है। यदि आप इन जानकारियों को पाना चाहें तो YouTube पर ये जानकारी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो का जो थंबनेल कैसा है यह आपको इस समय अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो फिर आप YouTube पर या फिर Google पर सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर आपको CKYC नंबर लिखना होता है। हमारे केस में CKYC नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। बच्चे के भी हिस्से में हम लिख देते हैं नहीं। अब इसके बाद शैक्षणिक योग्यता नोट करनी होती है, तो आप अपने ग्राहक से पूछ लीजिए। प्रस्तावक की जो शैक्षणिक योग्यता है उसको आप यहाँ पर नोट कर दीजिए। हमारा जो प्रस्तावक है वह इंटरमीडिएट तक पढ़ा हुआ है, हम यहाँ इंटरमीडिएट लिख देते हैं। और हमारा जो बीमा धारक है यानी जिस बच्चे का बीमा कर रहे हैं वह BSc कर चुका है और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो हम यहाँ पर BSc लिख देते हैं। इसके बाद वर्तमान व्यवसाय नोट करना होता है, तो आपका जो ग्राहक है वह जो भी कार्य कर रहा है उसको आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। हमारे केस में जो प्रस्तावक है उसकी कपड़े की दुकान है, मतलब कपड़े का थोक व्यापारी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कपड़े के थोक विक्रेता। बच्चे के केस में बच्चा कोई व्यवसाय नहीं करता, बच्चा विद्यार्थी है, तो हम इस तरह से लिख दिए कोई व्यवसाय नहीं है, विद्यार्थी है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई है, तो अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। हालांकि अपनी वीडियो को बनाते समय मैंने यह ध्यान रखा है कि हर छोटी से छोटी जानकारी को मैं विस्तृत रूप से आपको बता सकूं, भले ही वीडियो बड़ी हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने कोई समस्या न रह जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो। यदि ऐसा कुछ है तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में निसंकोच आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों फॉर्म संख्या 340 को भरने के लिए अगले पेज में जो जानकारी देने वाली वीडियो है वह लेकर बहुत जल्द मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और यदि आप उस वीडियो को नहीं मिस करना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें। उसका बेनिफिट यह होगा कि हमारे चैनल पर जब अगली वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक चीज कहना चाहूंगा। दोस्तों मुझे पता है हमारी वीडियो अच्छी तो नहीं लगती क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो है, और मुझे यह पता है कि इस तरह की वीडियो को देखने के बाद आदमी उबाऊ हो जाता है। एक बार, दो बार, 3 बार में वीडियो देखता है, मुझे इस चीज की जानकारी है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि यह वीडियो आपको यदि लगी हो अच्छी, मैं आपसे यह कहूंगा कि यदि आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।